हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो क्वेश्चन चल रहे थे हमारे नीट वाले, उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि ये नए सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। पुराने सिलेबस का जो था कुछ पोर्शन हट चुका है, तो उसके हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, नए सिलेबस पर ही बेस्ड क्वेश्चन सारे करेंगे। अब मैं कुछ ऐसे सोच रहा हूँ कि नीट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक चैप्टर को पकड़ के हम करेंगे, एक एक चैप्टर को करते जाएंगे, पहले नीट वाले, फिर इसी तरह से जेई मेन के 2023 के पहले एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसमें मेंस में और नीट में साथ साथ चलता रहेगा, मतलब नीट के भी चलते रहेंगे और मेंस के भी बच्चों चलते रहेंगे। ठीक है, तो जो जेई मेन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी टेंशन ना लें। और दूसरी एक और बात, जेई मेन वालों को मैंने कहा था कि वो नीट के भी क्वेश्चन कीजिए, और नीट वालों को मैं कहता हूँ कि हमेशा जेई मेन के क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको, तो बढ़िया से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेंस और नीट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और दोनों प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस 2q एंड q are placed at the point x is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0। चलो पहले एक काम कर लेते हैं बच्चों, एक एक मिनट, जरा x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस बनाने जा रहा हूँ। ये हो गया बच्चों x एक्सिस, that is y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अब इन्होंने कहा x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू a और z की वैल्यू 0। तो x 0 है तो हमें x एक्सिस पे नहीं चल रहा है, y की वैल्यू a है तो y पे हम a तक पहुंच गए, मान लो यहाँ तक। ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू a है, z की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे पड़ रहा है 0, a, 0। देखो x की वैल्यू, इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, फिर दूसरी y की और तीसरी z की, तो वो 0, a, 0। इसी तरह से अब दूसरा पॉइंट देखो, तो x 0 है, y 0 है, z 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया, x 0, y 0, z 0। फिर तीसरा x इज इक्वल टू a, y 0, z 0, x इज इक्वल टू a, y 0, z 0। ये 3 पॉइंट चार्ज हैं बच्चों, एक है प्लस क्यू, ये रहा यहाँ, एक है माइनस का 2q, वो ये रहा, और एक है प्लस का q, वो ये रहा। ठीक है बच्चों, अब तीनों पॉइंट चार्ज अलग अलग पॉइंट पे रखे हुए हैं, ये हमने बताई दिया आपको। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। एक बात बताओ, इसमें ये पूछा है कि इन तीनों चार्ज को जब हमने रख दिया एक जगह, तो इन तीनों चार्ज में टोटल डाइपोल मोमेंट कितना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टोटल तो देखो इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने कितना बोला है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो तभी होता है ना जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अच्छा सोच के देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनता है सर, जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक जैसे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, एक दूसरे के पास रखे होते हैं। तो अब यहाँ सोचो, यहाँ पे रखा है कोई ऐसा, सर एक प्लस तो ये रहा, ये रहा, देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, एक प्लस ये रहा, दूसरा एक ये प्लस क्यू है लेकिन दूसरा तो -2q है, तीसरा फिर प्लस क्यू है, तो सर ये तो डाइपोल बन ही नहीं रहा। देखो यहाँ डाइपोल बन रहा है, पर कैसे, देखो आपको दिखाते कैसे। आप एक काम करो, ये जो प्लस का क्यू है ये मान लीजिए इधर रखा है, ये जो माइनस का 2q है इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं।
माइनस का 2q को माइनस q और माइनस q, दो हिस्सों में अलग अलग तोड़ लिया। ये जो प्लस q और माइनस q है, देखो ये और ये बन गया एक डाइपोल। ऐसे ही यहां प्लस q रखा है, ये माइनस q और प्लस q, वे ये वाला जैसे ये और ये बन गया आपका वही साहब दूसरा डाइपोल। तो दो डाइपोल हो गए, माइनस से प्लस क्यू एक डाइपोल और माइनस क्यू से प्लस क्यू एक डाइपोल। तो ये बच्चों दो डाइपोल हैं। अब हम जानना चाहते हैं इनके डाइपोल मोमेंट किधर होंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट। तो ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो इधर हो गई इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन p, और ऐसे दूसरे वाले की होगी माइनस क्यू से q, दूसरे वाले की। अब ये p है, ये भी p होगी, क्यों? क्योंकि डाइपोल एक जैसे हैं बिल्कुल, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, ऐसे दूसरे में भी एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है। दोनों का डाइपोल मोमेंट जो होगा p और p होगा। p होता कितना है? तो सर p होता है दोनों में से एक चार्ज इनटू में उनके बीच का गैप। तो दोनों में से एक चार्ज हो जाएगा q और इनटू में दोनों चार्जेस के बीच का गैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा a। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये a है, देखो ये रखो a, ये y एक्सिस पे चली गई जो डिस्टेंस है वो a है, दे रखी है यहाँ कोऑर्डिनेट में, तो इनटू में a। तो इसका मतलब दोनों चार्ज का जो डाइपोल मोमेंट है, दोनों डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज इनटू में उनके बीच का गैप p। अब टोटल कितना होगा सर? तो देखो ऐसे करो इसको, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहले चार्ज का डाइपोल मोमेंट इधर है p, उसका डाइपोल का, दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट उसका भी इधर है p। दोनों को कर दो अब आप इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे याद करो, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर a का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, 90 डिग्री अगर इनके बीच का एंगल है और वो दे रखा है, ठीक है। तो पहला वेक्टर वो है सर p का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का भी p का स्क्वायर। देखो पहला वेक्टर p दूसरा वेक्टर p, तो ये आ गया अंडर रूट 2p। p की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, qa, तो अंडर रूट 2qa। ये बच्चों डायरेक्शन आ गई आपके रिजल्टेंट की, और ये रिजल्टेंट क्या आ गया, ये रिजल्टेंट का मतलब हो गया टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल। तो दोनों डाइपोल थे जो ये यहाँ पे इन तीन चार्जेस से मिलकर दो डाइपोल बन रहे थे भाई, उन दोनों डाइपोल का टोटल डाइपोल मोमेंट आ गया। वही पूछा था इन्होंने, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। चार्ज असेंबली का मतलब जितने भी चार्ज ये रखे हैं इन सब से मिलके कितने टोटल डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना बन रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड कितना, डायरेक्शन कितनी। तो भाई सब मैग्नीट्यूड तो हो गया ये अंडर रूट 2q है, डायरेक्शन देखो इधर आई है, ये डायरेक्शन आई है, ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स और वाई के बीच में। तो देखते हैं अब इसको कौन सी है। पहला ऑप्शन है अंडर रूट 2qa, ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन, नहीं गलत हो गया, अंडर रूट 2qa अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 0 0 0 a 0 x a अंडर रूट 2qa अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों, और दूसरा x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0। देखो x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू भी a और z इज इक्वल टू 0 इसी लाइन पे पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये
एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके अंदर एग्जिस्ट कर, इसलिए ऑप्शन बच्चों हमारा सेकंड करेक्ट हो गया। तीसरा भी पढ़ोगे तो आप, पहली बात तो तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा जो मैग्नीट्यूड है √2 है, इसने क्यू ए दे रखा है, ये इनकरेक्ट है। तीसरा एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन नहीं, ये चौथा भी इनकरेक्ट है। तो बस दूसरा आंसर हमारा करेक्ट है। आसान सवाल था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत जल्दी हो जाते हैं ऐसे सवाल। ये तो है, मुझे समझाना है आपको, सारी चीजें बतानी है तो मैं पूरा टाइम लेता हूँ, वरना ये बहुत जल्दी हो जाते हैं सवाल बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला इसने, ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। देखो ये एक होलो सिलेंडर है, आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चार्ज क्यू रखा है, मान लिया मैंने कहीं। अब आप कहोगे सर आपने बीच में क्यों माना, कहीं पे भी हो सकता है, ये अभी पढ़ते हैं आगे क्या बोला है इन्होंने। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, फ्लक्स की जो यूनिट दे रखी है यहाँ पे वोल्ट मीटर दे रखी है, वो हमें पता भी है फ्लक्स की यूनिट। देखो आपको याद दिलाएं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता था E इंटू में एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती थी वो वोल्ट बटे मीटर होती थी, इंटू एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया तो वोल्ट इंटू मीटर यूनिट आ गई। वो इन्होंने कहा है कि फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर दे रखी है, कोई बात नहीं, वोल्ट मीटर तो होती है उसकी यूनिट। आगे बढ़ो, एसोसिएटेड विद कर्व सरफेस बी, मतलब ये जो बी सरफेस है, मतलब ये वाली जो है, ये वाली बी वाली ये कर्व वाली सरफेस है, ये कर्व वाली पूरी सरफेस है, ये पूरी सरफेस। ठीक है, इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो फाई है। ओके, एसोसिएटेड विद द सरफेस, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। बाकी जो सरफेस है आपकी बची सी और बच्चों ए, तो सी से और ए से कितना कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। चलो, अब ये पूछा है द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए से पूछा है, मतलब सिर्फ इससे। मान लो इधर से जा रहा है फाई डैश और इधर से भी जा रहा होगा फाई डैश। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ऐसन कैसन, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दोनों से फ्लक्स बराबर नहीं जा रहा होगा ना, तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब चार्ज ना बिल्कुल बीचों बीच में रखा है ऐसे, उससे जितनी लाइनें इधर जा रही हैं ऐसे, मान लो इधर 4 लाइनें 5 लाइनें जितनी जा रही हैं इधर, उतनी ही लाइनें इधर जा रही होंगी। थोड़ी सी अच्छी सी नहीं बनी, तो उतनी ही लाइनें इसमें इधर जा रही होंगी। ठीक बच्चों, उसकी वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि ये दोनों सरफेस से सेम डिस्टेंस पे है, जितना इधर से इतना इधर से, सरफेस का एरिया भी सेम है दोनों का, इसलिए दोनों से सेम फ्लक्स जाएगा और बाकी का सारा फ्लक्स निकल जाएगा ये जो कर्व सरफेस है, जैसे इधर 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 इधर, बाकी का ये इधर इधर निकल जाएगा। ठीक, अब एक बात सोच लो, एक चार्ज से टोटल कितना निकलता है फ्लक्स, तो वो होता है सर इस सरफेस के अंदर का बंद चार्ज Q और बटे में एप्सिलॉन। चलो ठीक है, इस बंद चार्ज से इतना सर टोटल फ्लक्स निकलेगा। अब ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो सर यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स बन रहा है हमारे हिसाब से कर्व सरफेस से निकल रहा है फाई, और देखो बाकी ये दो सरफेस है, एक तो ये ए वाली ये वाली, इससे निकल रहा है फाई डैश, और ये जो सी वाली है ये वाली, इससे भी निकल रहा है फाई डैश। तो टोटल फ्लक्स हो गया हमारे हिसाब से फाई डैश प्लस फाई डैश प्लस फाई टोटल, और ये किसके बराबर होगा,
इस चार्ज से निकलने वाले टोटल फ्लक्स के बराबर। अगर मैं फाई डैश की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये फाई डैश प्लस फाई डैश 2 फाई डैश हो गया। इस फाई को उधर ले जाओ, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये 2 बटे में चला जाएगा, तो ये हो गया फाई डैश बराबर 2 बटे में 1/2 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। इसका मतलब सरफेस ए से निकलने वाला फ्लक्स आ गया आपका बच्चों, ये आ गया आपका। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है इनमें से? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान सवाल था लेकिन इसमें एक कमी थी मेरे हिसाब से। इसमें हमें ये तो बताया नहीं था कि चार्ज बिल्कुल एकदम बीच में है, बस ये कहा कि होलो सिलेंडर है, चार्ज क्यू कूलम, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि ये चार्ज बीच में ही रखना पड़ेगा हमको। वजह ये थी कि अगर चार्ज को बीच में ना रखे ना तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, इसको फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, मजबूरी होती है कि कुछ चीजें हमको खुद से समझनी पड़ती है कि यहाँ इसके सिवा काम ही नहीं चल सकता अगर इसको बीच में ना रखें तो हो सकता है वो हमारी आईक्यू का टेस्ट ले रहे हो कि बच्चा अगर इतनी बात जानता है तो वो खुद सोचेगा कि चार्ज कहाँ पे रखा है। ठीक है, तो हमने सोच लिया, हम तो होशियार है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P lying along a uniform electric field E, the work done in rotating the dipole by 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है। देखो डाइपोल का सिर्फ मैंने डाइपोल मोमेंट बना दिया एरो से, ये जो स्मॉल एरो बनाया मैंने ये डाइपोल है। अब आपको पता है डाइपोल का प्लस किधर होगा माइनस किधर होगा, जिधर से एरो शुरू होता है उधर तो माइनस होता है डाइपोल का चार्ज, और जिधर एरो बनता है मतलब खत्म होता है वहां पे प्लस चार्ज होता है, उधर प्लस होता है तो ये प्लस हो गया इधर, ये डाइपोल है। अभी फिलहाल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है बच्चों वो 0 डिग्री है, पी के और ई के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब इसको आपने 90 डिग्री तक घुमा दिया, मान लो इस तरह से 90 डिग्री तक घुमा दिया, तो अब ये बताना है आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, किसी भी डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाने में वर्क जो होता है वर्क डन, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2 बच्चों। PE cos θ1 तो हो गया 0 डिग्री माइनस cos θ2 हो गया 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू हो गई बच्चों 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये आ गया सॉल्व करके प्लस का PE। इसका मतलब हमको कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, उसको घुमाने में प्लस का PE। तो आसान सवाल था, ये तो कुछ नहीं था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आसान सवाल है। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन प्लेन ऑफ द पेपर, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो यूनिट दिया है वोल्ट पर मीटर वो होता ही है, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर। देखो इस तरीके का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, सही से नहीं बना, इस तरीके का स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है ऊपर से, ऐसे समझ लो जैसे आपने किसी बुक के ऊपर इस तरह से पेंसिल रख दिए हो ऊपर से, ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे की साइड से जा रहा है, सिर्फ आधे हिस्से से जा रहा है। तो इन्होंने पूछा है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। फिगर तो बनी हुई थी, मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा फील देने के लिए मैंने आपको बनाया कि लोअर सरफेस से ये फील्ड जा रहा है,
तो इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा कितना? भाई साहब फ्लक्स होता है किसी भी एरिया से निकलने वाली लाइनों की संख्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइनों का नंबर। अब एक बात बताओ, लाइन इस एरिया के अंदर से तो एक भी नहीं जा रही, सारी ऊपर से निकल गई। ऐसे समझो जैसे बुक के ऊपर पेंसिल रख दिया आपने 4 ऊपर से, एक भी पेंसिल अंदर से तो पास नहीं हो रही ना उसके एरिया से, तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स 0 होगा और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फ्लक्स जो होता है वो हमेशा होता है बी ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। अब चलो यहाँ बी नहीं सॉरी ई ए, मैंने आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स बता दिया, ये होता है ई ए कॉस थीटा। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी है, चलो ये रहा, एरिया भी है, कॉस थीटा। लेकिन अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और कॉस थीटा मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ हो गया, राइट की तरफ। और जो आपका एरिया है, एरिया वेक्टर किधर होता है? हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया हो गया बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो इनके दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, तो cos 90 ऐसे समझ लो चाहे, तो ई ए cos 90 कितना आ गया? 0। आंसर फिर भी 0 बनेगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा, एरिया वेक्टर जो होता है वो पूरे एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो उसके हिसाब से कर लो। और चाहे आपको मैंने तरीका बता दिया कि एक भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं हो रही, तो 2 मेथड से आप इसको सोच सकते हो, दोनों का आंसर 0 बन रहा है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज q and its dipole moment is p. It is placed in uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट, इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में है, पी 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 जो है वो फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इधर प्लस चार्ज होगा इस डाइपोल का, इधर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि पी की जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक बच्चों, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट भी दे ही रखा है, इस पे चार्ज जो है वो क्यू, या माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब कहा है द फोर्स ऑन इट, फोर्स तो आपको पता होना चाहिए, फोर्स जो होगा प्लस वाले पे इधर की तरफ होगा क्यू ई, राइट की तरफ, और इस पे होगा क्यू ई लेफ्ट की तरफ। तो अगर टोटल फोर्स की बात करेंगे तो प्लस का क्यू ई माइनस का क्यू ई दोनों मिलकर कटकर 0 हो जाएगा, दोनों मिलकर कटकर 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब प्लस वाले पे तो ई की डायरेक्शन में लग रहा है और माइनस वाले पे ई के अपोजिट लग रहा है, तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा बच्चों। तो फोर्स तो 0 है। आगे पूछा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देखो इस पोजीशन को हम, जिस पोजीशन में ये रखा है फिलहाल, जिसमें थीटा 0 है, थीटा 0 कैसे? मतलब पी का मतलब हो गया डाइपोल मोमेंट, और ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इस पोजीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई साहब, उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, और होती कितनी है? पी ई कॉस थीटा फॉर्मूला होता है माइनस में, अब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो माइनस का पी ई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो माइनस का पी ई। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी 0 डिग्री पर, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकती इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सबसे कम है। ठीक है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और 0 फोर्स है, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। ऑप्शन ये आ गया।
वैसे इस ऑप्शन में आपने ध्यान दिया हो तो आंसर 0 से ही बन गया था, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, जब हमें ये पता था कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो 0 है। तो ऐसा तो सी ऑप्शन में ही है जिसमें फोर्स 0, बाकी तो किसी भी ऑप्शन में फोर्स की वैल्यू 0 दे नहीं रखी, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को देखने की नीड ही नहीं थी। लेकिन यहाँ तो भाई टाइम है, आपको सारी चीजें मैं बता के चल रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको पूरी बात बताई है। चलिए आज की जो है वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। सारी बात मैंने आपको बता दी, सारे क्वेश्चंस आज के करा दिए मैंने, और पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ कर सकते हो सब कुछ कर दिया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बच्चों।